नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं दूरदर्शन चंडीगढ़। समाज में साहित्य और साहित्य से समाज दोनों एक सिक्के के दो अलग पहलू हैं, लेकिन क्योंकि इनका आपस में गहरा संबंध है। अगर हम भारतीय साहित्य की बात करें तो उसने एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन इस सफर में एक महत्वपूर्ण पड़ाव तब आया जब एक स्त्री ने कलम उठाई और पूरी दुनिया को अपने मन, अपनी वास्तविकता, अपने अस्मिता से जुड़े सवालों को, अपने नजरिए को, अपनी आशाओं को, अपनी भाषा और अपने लहजे में जबान दी और भारतीय साहित्य को इससे मिला एक नया दृष्टिकोण। आज की इस चर्चा में हम बात करेंगे स्त्री लेखन और उनकी कलम से निकले हुए के सामने क्या चुनौतियां हैं, उनकी क्या उपलब्धियां हैं और खासकर क्या हैं उनके ठहराव। और मेरे साथ कुछ बेहद खास पैनलिस्ट मौजूद हैं इस चर्चा पर बात करने के लिए। मैं जल्दी से परिचय करा दूं। आज हम बात करेंगे संगीता भसीन जी से, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन चंडीगढ़ डिपार्टमेंट से, और इसके साथ ही हमारे साथ पूजा धुन्ना हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और एक यंग राइटर भी हैं, और बहुत जल्दी इनकी किताब एम्पावर हर, जो कि महिलाओं के बारे में ही है, बहुत जल्दी मार्केट में आने वाली है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में। जी शुक्रिया। चर्चा की शुरुआत संगीता जी मैं आप ही से करना चाहूँगी। जब हम लेखन की बात करते हैं या साहित्य की बात करते हैं तो लेखन को हम लेखन की तरह क्यों नहीं देखते, क्यों हम इनको अलग अलग खांचों में बांट देते हैं? जब हम बात पुरुष लेखन की करें या स्त्री लेखन की करें और ख़ास तौर पे दलित लेखन की, क्यों नहीं हम लेखन को लेखन की तरह देखते हैं? इसकी वजह जो है वो क्योंकि स्त्री के सोचने का जो ढंग है वो एक अलग है, पुरुष का अलग है। हर इंडिविजुअल एक अलग ढंग से सोचता है, तो वो जैसा वो सोचता है उसके हिसाब से ही वो लिखता है, क्योंकि विचारों से ही लेखन बनता है। जैसे हमारे विचार आते हैं वैसे ही लेखन बनता है। तो जो स्त्री है वो स्त्री की समस्याएं, स्त्री के बारे में ज़्यादा बता सकती है, और जो पुरुष है वो पुरुष के बारे में। इसलिए स्त्री लेखन और पुरुष लेखन को हम अलग अलग मानते हैं, क्योंकि उसकी जो छूने का ढंग है स्त्री का, हमारे दिल को छूने का, वो स्त्री का अलग है, पुरुष की सोच अलग है। शायद इसी वजह से ये अलग अलग जरूरत आन पड़ी। अब पूजा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप एक किताब भी आपने एम्पावर हर जो लिखी है स्त्रियों के ऊपर, किस तरीके के समय से या किस तरीके के स्ट्रेस से वो गुजरती हैं अपनी ज़िंदगी के अलग अलग पड़ावों पर, आपने बड़े बेहतरीन ढंग से उसे लिखा है। लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि एक शताब्दी से भी ज़्यादा का वक्त हो चला है। अगर हम एक्टिव ईयर्स की बात करें तो एक लेखिका होने के नाते, एक राइटर होने के नाते आपको क्या लगता है कि साहित्य के क्षेत्र में क्या पुरुष और महिलाएं बराबर हैं? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि साहित्य के क्षेत्र में अगर हम देखें, वैसे तो लेखन क्या है? लेखन एक विचारों का अनुवाद है कि सबके अपने विचार, अपने एक्सपीरियंसेस जो भी हम करते हैं उसको हम लिखते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि अभी जो ये राइटिंग है, जैसे कि बीइंग ए NLP एक्सपर्ट, हम एज ए थेरेपी जर्नलिंग बताते हैं क्लाइंट्स को। तो अभी ये जो जर्नलिंग है वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। और पहले क्या था कि पहले जब पेन होता था, कोई तकलीफ होती थी, तो उसको शब्दों में उतार दिया जाता था। बट अब क्या है, वो शब्द कहीं गुम हो रहे हैं, बिकॉज कि अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है और हर किसी के हाथ में फ़ोन है और स्मार्टफोन है। और इसीलिए वो, क्योंकि पेन के लिए पहले लिखा जाता था, अब पेन को डिस्ट्रैक्ट किया जाता है। अभी जैसे आजकल हम देखते हैं कि एक 15 सेकंड की रील स्टार्ट हो जाती है, तो 15 सेकंड की रील को जब हम एक मेंटल लेवल पे देखते हैं तो लोगों को आदत हो चुकी है 15-15 सेकंड बाद नई चीज़ देखने की। तो लिखना एक ऐसी बात है कि एक चीज़ पे फोकस करना, और शायद घंटों तक, जो लिखने वाले थे वो घंटों तक लिखते थे। बिल्कुल। तो अभी वो टाइम कम होता जा रहा है। तो इसके अलावा अगर हम एक डिफरेंस की बात करें, एक जेंडर डिफरेंस की बात करें, तो वो जो सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो विमेन के ऊपर एक सोसाइटल प्रेशर रहता है। जेंट्स के ऊपर भी रहता है, बट विमेन के ऊपर ज़्यादा रहता है, क्योंकि कहीं भी, चाहे हम आज जितना भी देख लें, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि लड़कियाँ इक्वल ट्रीट की जा रही हैं। बट अगर आज भी हम विलेजेस में जाएं या कहीं और एरियाज में जाएं, वहाँ पे अभी भी सप्रेशन हो रहा है, उनको सप्रेस किया जा रहा है। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है मेरा पूजा, क्योंकि जब हम ब्लॉकबस्टर्स की बात करते हैं, बेस्ट सेलर्स की बात करते हैं, खासकर राइटर्स की बात करते हैं, तो ज़्यादातर मेल राइटर्स का नाम सामने आता है। क्यों नहीं, जैसे हम अरुंधति रॉय की बात करें, किरण देसाई की बात करें, इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलने के बाद आज सोसाइटी में भी इनकी एक्सेप्टेंस है, इनको मेन स्ट्रीम मीडिया में भी उतनी अहमियत दी जाती है, लेकिन ऐसा
ज़्यादा ही अगर हम परिदृश्य आज के समय में देखें तो वो नज़र नहीं आता। ऐसा कोई बड़ा नाम बेस्ट सेलर्स में हमें स्त्री का कहीं नहीं नज़र आता। जी बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ बात लेखन की नहीं है, कहीं और एरिया में भी अगर देखें हम तो आपको मोस्ट ऑफ द घरों में ये बात देखने को मिलेगी कि वहाँ पे जो मैन है, जो एक आदमी है, उसको काम की आज़ादी है और औरत के लिए ये माना जाता है कि उसे आज़ादी दी जाएगी बाय उसके हस्बैंड या जो भी उसके इन-लॉज हैं। तो अगर हम इस क्राइटेरिया में रहते हैं तो डेफिनेटली बात है कि अगर और एरिया में भी वेमेन को लॉ नहीं किया जा रहा या उसको लगता ही नहीं है कि ये उसका राइट और उसको किसी की परमिशन चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, तो राइटिंग में ही वो सेम चीज़ इम्प्लीमेंट होती है, जिसकी वजह से जो विमेन है वो आगे नहीं आ पा रही हैं। बहुत सारी ऐसी विमेन है जो बहुत अच्छा लिखती हैं, सोचती हैं, करना भी चाहती हैं, बट वो कहीं ना कहीं उनको एक राइट गाइडेंस और एक राइट चैनल नहीं मिल रहा अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए। बिल्कुल, तकनीक की दुनिया में बहुत सारी चीज़ों को तेज़ी मिली है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी भी यहाँ पे दरकार है बहुत कुछ करने की। संगीता जी, आपसे मैं अगला सवाल करना चाहूँगी कि जब हम लेखन की बात करते हैं तो उसकी शुरुआत जो है वो शिक्षा, जब हम बिल्कुल प्राथमिक शिक्षा है वहीं से उसकी शुरुआत हो जाती है। आप शिक्षा विभाग से आती हैं, आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी रह गई है? क्योंकि लिटरेचर को अगर हम बढ़ावा नहीं दे पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्कूलों में ये एक हैबिट इनकलकेट करना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे पढ़ें और उसके बाद खासकर लिटरेचर को पढ़ें, क्योंकि एक बहुत से लोग आजकल गूगल करते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन एक नॉलेज को ले पाना बहुत बड़ा चैलेंज है आज के जी। देखिए, जब से ये मीडिया आया या स्मार्टफोन आए हैं उसके बाद से इजी मेथड लगता है लोगों को अपना कुछ भी पढ़ लेना, कुछ भी कर लेना। और जब हम देखते हैं कि लेखन जो जिसे हम कहेंगे कि बहुत कम हुआ है, वो ये कोरोना के टाइम में जो ऑनलाइन टीचिंग हुई, बच्चों को फ़ोन्स की आदत पड़ी, उन्हीं से पढ़ना, ऑनलाइन पढ़ना, तो बिल्कुल ही एक तरीके से उस वक़्त वो कम हो गया था। और अगर हम कहें कि क्यों नहीं बच्चों का रुझान रहा इधर, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि कोई भी इजी वे अपनाता है वो, है ना। तो अगर हमने बच्चों को लगता है कि गूगल पे क्वेश्चन डालेंगे ये आ जाएगा और इसको इजी हो जाएगा पढ़ना, हम तुरंत अपने पास रखते हैं फ़ोन, उससे पढ़ लेंगे, ये कारण रहे हैं। परंतु अब धीरे धीरे समय बदला और समय की मांग हुई कि देखा गया कि बच्चों की रुझान पढ़ाई, लिखने और पढ़ने पे इतना नहीं रहा। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये कंपलसरी कर दिया कि अब बच्चों को रीडिंग और राइटिंग की हैबिट डालना एक बहुत ही ज़रूरी कार्य है। और लास्ट 2 ईयर से इस पे बहुत काम हुआ है। स्कूलों में बच्चों को स्पेशली ये क्लासेस दी जा रही हैं, जिसमें कि आपके 2nd और 3rd में उनको सिखाया जाता है, मतलब आसपास की चीज़ों को देख के, उसके बाद उससे थोड़ी 3rd 4th में आके उनको रीडिंग का बताया जाता है, और 6th to 8th क्लास तक उनके लिए स्पेशल पीरियड रखे गए हैं। और शनिवार का जो दिन है वो बच्चों के लिए एक्टिविटी डे में ये रीडिंग, राइटिंग और ये इसी के लिए रखा गया। और बच्चों देखा जा रहा है कि इससे बच्चों का रुझान बढ़ रहा है। अब समय धीरे धीरे चेंज हो रहा है, शायद आने वाले टाइम में ये अच्छा। और ये जो बदलता रुझान है, जो अब जो तमाम ये कदमों की बात कर रही हैं, वो अपने ग्राफिक्स के जरिए भी अपनी ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं। और हमारी टीम से हमें गो थ्रू मिल गया है, जो बाइट्स हमने लोगों से ली हैं बाहर, क्योंकि हम तो चुनौतियों की भी बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं 2 स्कूल ऑफ थॉट निकल के आ रहे हैं, लेकिन लोगों का इस पर क्या कहना है कि क्या कुछ भूमिका और योगदान रहा है महिलाओं का साहित्य में। पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद अगला सवाल। Women have always been the role models in literature. So in literature, what women tell, what women execute, what women feel, they completely write it on paper. तो उसके लिए their inner intentions and their inner motives come out, which is great. जब भी कोई विद्यार्थी स्कूल में जाता है तो सबसे पहले उसको अक्षर ज्ञान और फिर साहित्य के दर्शन होते हैं। अगर आज के समाज की बात की जाए तो लोगों के अंदर साहित्य को समझने और साहित्य को पढ़ने को लेके थोड़ी सी रुचि कम ज़रूर हुई है, परंतु साहित्य अभी भी हमारे समाज में एक अहम भूमिका निभाता है। भगवद गीता से बड़ी कोई लिटरेचर अभी इस सिचुएशन में, इस रेल में एग्जिस्ट नहीं करती है। वाई? बिकॉज वो हमें डायरेक्शन देती है फॉर आवर एंटायर लाइफ। जो मेरे फेवरेट साहित्यकार रहे हैं वो है मुंशी प्रेमचंद। जब मैंने उनके उपन्यास गोदान को पढ़ा तब मुझे देश के वास्तविक चित्रण का धीरे धीरे समझ में आने लगा। साथ ही साथ कहा जाए तो महादेवी वर्मा, उनकी कहानी जो गिल्लू है। सो फेमिनिज्म एग्जिस्टेड वे बियॉन्ड आवर जनरेशन,
और ये जो पैट्रियार्की और ऐसे कॉन्सेप्ट्स है, इट इज़ वेरी न्यू इन जनरल, और मेरे अकॉर्डिंग भगवद गीता से बड़ी कोई लिटरेचर एग्जिस्ट नहीं करती। अमृता प्रीतम जी से इंस्पायर होकर अपा फेर मिलांगे, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उनकी नॉवल भी रही है, उनकी एक शायरी भी रही है, एंड उन्होंने आज की जनरेशन पे भी इसका काफ़ी इम्पैक्ट छोड़ा है। महिलाओं का लिटरेचर में रोल काफ़ी हद तक सराहनीय है, काफ़ी हद तक नहीं, बहुत हद तक, क्योंकि सबसे पहला कारण उसका ये है कि 17वीं सदी तक हमारी जो लिटरेचर में एक तरह से पक्षपात होता था, एक स्टीरियोटाइप्स हमारे जितनी सोसाइटी में हैं उनको तोड़ने के लिए जो विमेन के राइटिंग्स हैं, दैट दे हैव प्लेड अ ह्यूज रोल। अरुंधति रॉय की कहानी वॉकिंग विद कॉमरेड्स पढ़ता हूँ तो मुझे पता चलता है कि हमारे देश में एक ऐसा हिस्सा भी है जो आम जनमानस से बिल्कुल अलग है, उनके संघर्ष अलग हैं, उनके जीवन की परिस्थितियाँ अलग हैं, और किस तरह स्टेट एज अ इंस्टीट्यूशन और जनता के आपस में एक टकराव है। किताबें ना तो हमसे कुछ मांगती है, ना हमें कुछ ना हमसे दुखी होती है। किताबें हमें सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान देती है, तो हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और किताबें हमारी सच्ची सहेली हैं। पूजा, मेरा सवाल आपसे है, कुछ नाम जो सुनने में आए, मुंशी प्रेमचंद, अरुंधति रॉय, महादेवी वर्मा, कृष्णा सोपती, बड़ा अच्छा लग रहा है यंगस्टर्स के मुंह से ये सब नाम सुनना, लेकिन इन सब के बावजूद मेरा सवाल ये है, बहुत पॉजिटिव बाइट्स थी ये, लेकिन जब हम बात करते हैं साहित्य की, राइटिंग एज अ प्रोफेशन, तो क्यों नहीं इनमें से एक राइटर निकल के आ रहा है? कि ऐसा क्यों नहीं है कि जब हम पंजाब की, खासकर अमृता प्रीतम का उन्होंने नाम लिया, साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें 1956 में मिला, और मुझे लगता है कि पंजाबी साहित्य का परिदृश्य बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अमृता प्रीतम की रही है, लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा नाम पंजाबी साहित्य में हमारे सामने नहीं है, ऐसा क्यों? जी देखिए, अगर देखा जाए तो पंजाबी साहित्य के अलावा भी कई नए नाम जो नहीं आ रहे हैं, जो एक फैक्ट है। तो सबसे पहले ये है कि जो हमारी जनरेशन है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। जैसे कि हमने पहले भी बात की कि उसमें जो डिजिटली जो टेक्नोलॉजी है उसमें हमारी जो जनरेशन है वो डिस्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं हो रही है। जो पेन है उसको लिखा नहीं जा रहा, उसको इग्नोर किया जा रहा है, डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो जिस वजह से वो चीज़ें जो लिखी जा सकती हैं, जो एक एज ए मैसेज आगे डिलीवर की जा सकती हैं, वो नहीं हो रही हैं। और अभी भी कुछ राइटर्स जो हैं वो भी लिख रहे हैं, बट वही जैसे कि एक जेंडर डिफरेंस कहीं ना कहीं वो है, आज भी है, बट कहीं अगर हम देखें तो जैसे हमारे सिटीज़ एरिया में वो हमें कम देखने को मिलता है, तो इसलिए हमें लगता है कि शायद वो नहीं है। बट अगर आज भी हम पिछड़े हुए एरिया में जाएं तो वहाँ पर भी स्टिल वही चीज़ें चली जा रही हैं। अब जैसे आपका क्वेश्चन था कि अभी वो एक जो अमृता प्रीतम जी जैसे आगे राइटर्स क्यों नहीं आ रहे हैं, राइट? तो उसमें क्या है कि हमारा जैसे कि अभी मैंने एक पोइट्री लिखी, वो पंजाबी में है जी, बिल्कुल। तो उसमें है कि उसमें एक तरह से मुझे लगता है कि खासकर लड़कियों का एक पेन है, जो एक आपको शायद कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वे में समझ आ जाएगा कि क्यों वो चीज़ें आगे नहीं आ रही हैं। वो ऐसे है कि होया जे मैं ਤੁਹਾਡੀ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ बढ़िया। ਮੈਂ ਪੰਛੀ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ, ਮੈਨੂੰ ਆਸਮਾਂ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਛੀ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ, ਮੈਨੂੰ ਆਸਮਾਂ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਆਸ਼ਿਆਂ, ਉਹ ਰਹਿਨੁਮਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਡਾਰੀ ਹੈ ਭਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਸਮਾਂ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਰੀਸਾਂ नहीं, ਇਹ मेरी ज़िंदगी है, ਤੁਹਾਡੀ कहानी ਦਾ कोई किस्सा नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने बहुत सटीकता के साथ, बड़ी सरलता के साथ वो बात कह दी है कि उनकी कहानी का ये कोई किस्सा नहीं है, ये उनकी खुद की ज़िंदगी है। संगीता जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि जब हम बात डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की करते हैं, जैसा कि पूजा जी बता भी रही थी कि बहुत से ऐसे छोटे छोटे ज़रिए आ गए हैं जिससे लोग अभिव्यक्ति जो है अपनी वो देने लगे हैं, और एक बड़ा नाम जो है उसमें से निकल कर नहीं आ पा रहा है, या फिर एक पेन है कहीं ना कहीं जिसको उजागर नहीं किया गया है। इन चीज़ों को लाने के लिए हम शिक्षा विभाग की ओर से किस तरीके
तरीके के डिजिटल कदमों की हम आस कर सकते हैं, या किस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं कि डिजिटली जो है हम चीज़ों को एम्पावर कर सके, खासकर जो लेखक बनना चाहते हैं, जो उपन्यासकार बनना चाहते हैं, कहानीकार बनना चाहते हैं, उनके लिए किस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं? शिक्षा विभाग में इसके लिए हमने अब स्मार्ट क्लासरूम्स बन गए हैं अब स्कूल्स में। उन स्मार्ट क्लासरूम्स के द्वारा ही जो लुप्त होती हुई हमारी बुक्स थी, जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ, फेरी टेल्स, ये सब बच्चों को अब स्मार्ट क्लासरूम में बताई जा रही हैं। तो उससे क्या है कि बच्चे ना जब उनको सुनते हैं, एनसीईआरटी ने भी अपनी बुक्स लॉन्च की हैं, स्टोरी बुक्स, जो कि बच्चों से रिलेट करती हैं उनके डेली के प्रोग्राम से। तो बच्चे क्या है, जब हम स्मार्ट क्लासरूम में होते हैं उसको ध्यान से देखते हैं, उसको सीखते हैं और उनका रुझान उस तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, इनके द्वारा भी डिजिटल का आप बात कर रही हैं, तो डिजिटल की अगर हम बात करें तो स्मार्ट क्लासरूम्स इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। हाँ, और जो हमारा स्टोरी टेलिंग एक सेशन होता है, स्टोरी टेलिंग सेशन में साथ में ही पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, क्योंकि जो बच्चा होता है ना वो सुनने से ज़्यादा देख के जल्दी सीखता है। तो पपेट शोज़ के द्वारा, जैसे हमारे टाइम में होता था कि कौवे की कहानी तो हमें सुनाते थे, हम कल्पना करके देखते थे कि कौवा होगा, ऐसा होगा। लेकिन अब क्या है, अब वो उसको या तो पिक्चर के माध्यम से या फिर वो पपेट के माध्यम से टीचर्स उनको दिखाती हैं, तो बच्चे उसको जल्दी अडॉप्ट करते हैं, सीखते हैं और उनमें रुझान बढ़ता है, पढ़ने का भी, सीखने का भी। संगीता जी, एक मेरा और सवाल है, जैसे आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से जब पेरेंट्स कभी आते हैं या कुछ बच्चों को आप देखती होंगी जिनको राइटिंग में बहुत शौक है, राइटिंग करने का भी, और स्टोरी टेलर्स भी हो सकते हैं, ऐसे प्रोफेशन को जो उनके पेरेंट्स हैं वो बढ़ावा देते हैं, क्योंकि ऐसी मानसिकता कभी थी कि जो राइटिंग एज ए प्रोफेशन है वहाँ ज़्यादा अर्निंग नहीं है। सिर्फ ये फीमेल्स के लिए नहीं था, मेल्स के लिए भी पहले इतना ज़्यादा एनकरेज नहीं किया जाता था इस प्रोफेशन को। क्या उस सोच में कुछ तब्दीली आई है? ऐसा अभी इतना हम कहें कि बहुत तब्दीली आई है, ऐसा नहीं है। अभी भी इसको एक साइड में रख के कि अगर आपको लिखने का शौक है तो आप ज़रूर लिखिए, अपनी भावनाएं व्यक्त कीजिए, पर एज ए प्रोफेशन अभी इस क्षेत्र में इतना नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि अमृता प्रीतम, महादेवी वर्मा जो कि छायावादी की कवित्री रही हैं, उसके बाद ऐसा कोई उभर के नहीं आया कि जिसकी हमने साहित्य पढ़ा बन सके और कहीं ना कहीं एनकरेज कर सके आज के युग को। तो जरूर हम अपने विचार डिफरेंट माध्यम से व्यक्त करते हैं, बच्चों को करने भी देते हैं। हम खुद भी अपने बच्चों को कहते हैं, हाँ बहुत अच्छी कविता लिखी है आपने, क्या बड़ी, लेकिन ये नहीं कहेंगे उन्हें कि बेटा इसी लाइन में आपने जाना है। हम अभी भी मानसिकता कहें तो ये है कि आप ठीक है, आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, टीचर बनो। ये भी अपने आप में बहुत आयरॉनिकल है संगीता जी कि आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होने के बावजूद भी जो है वो पेरेंट्स की ये सोच है कि राइटिंग को एज अ प्रोफेशन आगे परस्यू नहीं किया जाए, क्योंकि बहुत जल्दी इसमें अर्निंग जो है शुरू नहीं होती है। आपको पहले एस्टैब्लिश होना पड़ता है, आपको सोसाइटी से एक्सेप्टेंस लेनी पड़ती है, और वो जो एक रिकॉग्निशन है, एक मुकाम हासिल करने की बात है, वो तो शायद बहुत दूर की बात है, समय लग जाता है। तो उस चीज़ को शायद समय लग जाता है। पूजा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बीइंग अ राइटर, हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो बराबरी है महिला और पुरुष की नहीं आ पाई साहित्य के क्षेत्र में, लेकिन उसके अलावा नारीवाद के विषय पर या फेमिनिज्म की हम बात करते हैं, ये चर्चा का विषय हमेशा से रहा है। कितना बल मिला है नारीवाद के विषय को स्त्री लेखन से, और ख़ास तौर पे ये भी कहा जाता रहा था कि जो लेखिकाएं हैं उनको बहुत ज़्यादा पहचान इसलिए भी नहीं मिल पाती है कि उनका जो विषयों का जो फलक है वो बहुत सीमित है। क्या वाकई ऐसा है? आपको लगता है कि राजनीतिक मुद्दों पर या बहुत ज़्यादा जहाँ पे मुखर तरीके से अपनी बात कही जा सकती है, वहाँ पे अभी भी महिलाएं पीछे हैं? जी बिल्कुल ऐसा है। कहीं ना कहीं अगर हम डिजिटली देखेंगे तो हमें लगता है कि जो एम्पावरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, इवन उसके नाम पर ज़्यादा चीज़ें भी ख़राब हो रही हैं। तो बट अगर हम एक जेन्युइन बात करें तो जो लोग एक्चुअल में जेन्युइनली ग्रो करना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में आगे आना चाहते हैं, अगर हम नारीवाद की बात करते हैं तो वो डिफरेंस आज भी है। अगर हम देखें, आज भी बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पर लड़कियों को बाहर निकलने की परमिशन तक नहीं है कि वो गेट पर खड़ी हो सकें, ठीक है, उनको परमिशन नहीं है। वो बहुत अच्छे घरों से होते हैं वो लोग, और एजुकेटेड होते हैं, इतनी पढ़ी लिखी लड़कियाँ होती हैं, मास्टर्स की होती है, PhD की होती है, बट स्टिल उनको
आगे नहीं आने दिया जाता है जी। तो वो एक डिफरेंस आज भी है। कहीं ना कहीं आज भी हमारे समाज की ये मेंटालिटी है कि जो विमेन है उसको डोमिनेट करके रखा जाए। मैं चाहूंगी कि आप इस पर कुछ कहें संगीता जी कि किस तरीके से, जैसे उनका ये मानना है, उनकी ये सोच है कि आज भी कहीं कहीं महिलाओं को और लड़कियों को वाकई में बाहर निकलने की भी इजाज़त नहीं है, ऐसे भी कोने आज भारत में मौजूद हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपके हिसाब से बहुत हद तक चीज़ें जो हैं वो सुलझ गई हैं। बिल्कुल, जहाँ तक मेरी सोच है तो अब समय बहुत बदला है। जो नारी या पुरुष के बिल्कुल साथ साथ चल रही है। हो सकता है कि कुछ एरियाज ऐसे हैं, मैडम कह रहे होंगे, लेकिन अगर हम एक मान के चलें कि 20% ऐसा है तो 80% हम मान के चलेंगे कि जो स्त्रियां पुरुषों की बराबरी कर रही हैं, इवन मैं कहूँगी उनसे आगे निकल रही हैं। और अब समाज इसको ले भी रहा है इस बात को कि अगर घर की बीइंग ए लेडी, अगर मैं भी हूँ, मैं बाहर आ रही हूँ, अर्न कर रही हूँ, तो पूरी फैमिली अब सपोर्ट करती है। समय बदला है, वो पति हैं या भाई हैं या पेरेंट्स हैं, अब सपोर्ट करते हैं। और जैसे ये अब इसके लिए समय बदल रहा है स्त्रियों के लिए, ऐसे मुझे लगता है लेखन के लिए भी बदलने वाला है। तो बिल्कुल बहुत फर्क है अब पूजा, मैं आपसे अगला सवाल लूंगी, लेकिन उससे पहले हमारी टीम ने जो कुछ लोगों से बात की है उनकी एक दो बाइट और सुन लेते हैं, उसके बाद अगला सवाल पूजा से। साहित्य ये है कि जैसे ज़िंदगी जीने के लिए सांस की ज़रूरत होती है, वैसे रूहानी ज़िंदगी के लिए साहित्य की ज़रूरत होती है। अगर सांसें ना मिलें तो हम शारीरिक मौत मर जाएंगे, और अगर साहित्य ना मिले तो हम रूहानी मौत मर जाएंगे। लिटरेचर असल में ज़िंदगी को समझने का सबसे बड़ा ज़रिया है। अगर हम किसी क्षेत्र का, किसी संस्कृति का और किसी जीवन मूल्यों का सही से मूल्यांकन करना हो तो हम उस क्षेत्र का या उस भाषा का साहित्य पढ़ के कर सकते हैं। आज के दौरे निज़ाम में जैसे हम देखते हैं कि एक टर्म यूज़ होती है डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, इसकी कोई आज तक दवा नहीं बनी। अगर सर दर्द हो रहा हो तो दवा खा के ठीक कर लेंगे, पर जो मानसिक रोग होते हैं, डिप्रेशन होता है, वो मुझे लगता है कि साहित्य दवा है डिप्रेशन को दूर करने के लिए। इस पूरी बाइट में जो मेरे जहन में एक बात रह गई वो यही बाइट थी कि हम रूहानी मौत मर जाएंगे अगर हमें साहित्य नहीं मिलता है, क्योंकि वो हमारे लिए साहित्य हमें अपनी प्यास का बोध कराता है कि हम कितने प्यासे थे। पूजा, मैं आपसे से मेरा ये सवाल है, आपको लगता है कि ये जो डिजिटल है या तकनीक का जो दखल हमारी जिंदगियों में आज हुआ है, उसने कहीं ना कहीं साहित्य की गंभीरता को कम कर दिया है? जी बिल्कुल, गंभीरता वही मैं पहले भी जैसे बता चुकी हूँ कि जो पेन है, जो अंदर जो दर्द है, वो लिखा नहीं जा रहा है। क्योंकि लिखने से क्या होता है, लिखने से हमें क्लैरिटी आती है लाइफ में। जितना हम लिखते जाते हैं, जो भी लिखते हैं उन्होंने ये चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हमारी बातें दिमाग में चल रही होती हैं, जब तक वो दिमाग में है तब तक वो इंसान ओवर थिंकिंग करता है। अगर किसी को भी ओवर थिंकिंग होती है तो वो एक ऐसे रेमेडी भी इसको यूज़ कर सकते हैं कि अगर वो जर्नलिंग करते हैं तो उनको अपने आप उसमें क्लैरिटी मिलती जाएगी और उनकी जो ओवर थिंकिंग है वो कम होती जाएगी। टेक्निकली जो ये 30 सेकंड की रील्स का जो अब ट्रेंड चल पड़ा है, उससे हमारे ब्रेन पर क्या असर होता है कि हमारा ब्रेन फोकस नहीं कर सकता लॉन्ग टर्म किसी चीज़ के ऊपर। तो इसी वजह से आज फोकस नहीं होगा तो आप राइटिंग नहीं कर पाओगे, वो चीज़ें नहीं आप राइट कर पाओगे। सो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, हमारे पास अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें सोशल मीडिया का राइट यूज़ कैसे करना है। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट बात आज के टाइम में है वो है लैक ऑफ अवेयरनेस। जो भी हमारे पास सोर्सेज हैं, सोर्सेज हमारे पास आज के टाइम में बहुत हैं। अगर आज हम देखें तो सोशल मीडिया के इतने ज़्यादा सोर्सेज हैं कि कोई भी इंसान घर बैठा बैठा फेमस हो रहा है, बट किस डायरेक्शन में फेमस हो रहा है ये उसकी लाइफ की डायरेक्शन बताती है। तो वही अगर उनकी एनर्जीज को राइट डायरेक्शन में चैनलाइज किया जाए तो वहाँ से एक अच्छी चीज़ें, उनका पोटेंशियल बाहर लिया जा सकता है और उनकी जो एनर्जी है उसको एक डायरेक्शन मिल सकती है। फिर वो जो एरिया है वो चाहे साहित्य का हो या फिर कोई और एरिया हो। जी संगीता जी, मैं आपसे, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है लेकिन ये सब्जेक्ट बहुत वास्ट है अपने आप में, लेकिन क्लोजिंग कमेंट्स में मैं ये जानना चाहूँगी कि आप दोनों से ही, संगीता जी आपसे पहले, कि साहित्य के क्षेत्र में विमेन रिप्रेजेंटेशन को और बढ़ावा देने के लिए किस तरीके के कदम उठाए जाने चाहिए ताकि जो लेखन का जो उनका पटल है वो और ज़्यादा विस्तृत हो सके? देखिए, कदम उठाए जा रहे हैं
क्योंकि रीडिंग और राइटिंग को एज ए पीरियड डेली हम करा रहे हैं और इसमें पूरी सबको अपनी अपनी भाषा में अपना लेखन करने की अब आज़ादी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत हम बात करें तो जिसकी जो मदर टंग है वो उसमें लिख सकता है, पढ़ सकता है। अब स्कूल्स में भी कंपलसरी नहीं है कि आपने इंग्लिश में लिखना है या हिंदी में। आप बिहार के हो, आप यूपी के हो, आप जहाँ के हो, आप अपने उद्गार मन के व्यक्त कर सकते हो। जैसे मैडम कह रहे थे कि अपने विचार व्यक्त करने का नहीं मिलता, अब वो प्लेटफॉर्म हम अपने बच्चों को दे रहे हैं और समय के साथ साथ उम्मीद है कि सब अच्छा और सकारात्मक बदलाव आएंगे। पूजा, आप क्या कहना चाहेंगी बीइंग अ राइटर? अक्सर मैं इस बारे में हमेशा सोचती हूँ और मेरी बात भी होती है जहाँ पर मुझे मौका मिलता है बात करने का। तो देखिए, सबसे पहले जो औरत है उसका एक लेवल अप होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि औरत क्या है, औरत एक जगजननी है, ठीक है। तो औरत आपका जो भी है आपके वंश को आगे बढ़ाती है। तो एक डरपोक दबी हुई औरत कभी भी एक बोल्ड या कॉन्फिडेंट बच्चों को पैदा नहीं कर सकती। इसलिए ये सभी लोगों को जानना ज़रूरी है कि उनके घर पे जो भी लड़कियां आती हैं एज ए बहू या एज ए वाइफ, कि उनको वो राइट दिया जाना चाहिए उनकी लाइफ को जीने का, पढ़ने का, लिखने का, आगे बढ़ने का। तो जैसे अभी भी मैं कुछ राइटर्स का देख रही थी स्टोरी, तो वहाँ पे मैंने देखा कि उनको ये परमिशन नहीं होती थी कि वो लिखें और उनकी कॉपी फाड़ दी जाती थी। और इस तरह से आज भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जहाँ पे रोका जाता है, जैसे मैंने पहले भी बताया। बट ये है कि ये चीज़, जैसे मैम ने बोला कि ये चीज़ पॉसिबल है, आज भी है, बट प्रॉब्लम ये है कि उनके पास अवेयरनेस नहीं है। या तो वहाँ पे फाइट हो जाती है फैमिलीज में, या फिर वहाँ पे लोग डिप्रेस होने लग जाते हैं, स्ट्रेस्ड होने लग जाते हैं, जिस वजह से जो पोटेंशियल है वो दबा का दबा रह जाता है। लेकिन अगर वहाँ पर उनको क्लैरिटी मिल जाए, उनकी एनर्जी चैनलाइज हो जाए, तो वो जो भी सोर्सेज आज अवेलेबल हैं, क्योंकि वाकई में जो फैमिलीज हैं वो सपोर्ट करना चाहती हैं, बट उनको भी कहीं ना कहीं एक सोसाइटी का प्रेशर है और वो कहीं ना कहीं फिर वहीं पे आके रुक जाते हैं और वो जितना सपोर्ट करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। बट अगर अवेयरनेस बढ़ती है और नॉलेज आती है, निरंतरता भी, एक कंसिस्टेंसी भी अगर उस अवेयरनेस कैंपेन में रहे और एक निरंतरता के साथ ये एक कैंपेन चले, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो बदलाव हम देखना चाहते हैं वो आ सकता है। उसका माध्यम होगा स्कूल। जी बिल्कुल, है ना, क्योंकि अगर हम बच्चे, क्योंकि उसमें लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, जब शुरू से ही उन्हें हम स्ट्रेंथन करेंगे और भेदभाव नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा। उनके फंडामेंटल जो हैं बहुत अच्छे तैयार होंगे। जी मैम, स्कूल के अलावा मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे समाज में बहुत टाइम से एक एकेडमिक एजुकेशन पे फोकस किया जाता है, बट मुझे लगता है कि एकेडमिक्स में भी कई बार बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अननोइंगली बच्चे ऑब्जर्व करते हैं। जैसे घरों में भी हम देखते हैं, हम बच्चों को जो चीज़ें नहीं सिखाते हैं बट स्टिल हमें देखने को मिलती हैं कि ये चीज़ें ये कहाँ से सीख रहे हैं, राइट। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जिसके लिए हमें अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। इवन एकेडमिक्स जो सेक्शंस हैं या स्कूल्स हैं, वहाँ पर भी इस अवेयरनेस की ज़रूरत है कि अगर हमें कोई चीज़ सिखानी है तो वो किस वे से सिखाई जाए, और उसके साथ साथ हमें लाइफ स्किल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। क्योंकि देखिए, मुझे लगता है बहुत इनोवेशन की यहाँ पर भी ज़रूरत है कि मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन समय की बहुत कमी है हमारे पास। लेकिन मुझे लगता है कि हर एक सागर को हर एक बूंद की ज़रूरत होती है, और मुझे लगता है समाज में भी किसी भी बदलाव के लिए जो चर्चा है, एक रायशुमारी है, वो भी उतनी ज़रूरत होती है। और आज के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी बूंद देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे ये कार्यक्रम आप हमारे यूट्यूब चैनल डीडी चंडीगढ़ पर भी देख सकते हैं, और ये कार्यक्रम डीडी हरियाणा और डीडी पंजाबी में भी उपलब्ध है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।